एज अ क्राफ्ट, एज अ डिसिप्लिन, आई थिंक बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पे भी आपको किरदार करने हैं, यहाँ पे भी आपको किरदार करने हैं, वहां पे भी भावों के साथ आपको दर्शकों के सामने करना है, यहाँ पे भी भावों को पिरोना है और कैमरे के सामने उसको पेश करना है। पैदा ही होता है इंसान पॉलिटिक्स लेके। लेकिन सर नेक्स्ट मेरा यही रहेगा कि राजनीति में जाने में कोई दिलचस्पी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्क्रीन इमेज और रियल उसमें बहुत फर्क है। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर किया है या मिर्जापुर हो गया, क्या आप, मेरे हिसाब से तो नहीं, आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे कंटेंट जो समाज में आते हैं कहीं ना कहीं अहिंसा की तरफ ज्यादा बढ़ावा होता है? हाय, वेलकम टू टाइमलेस टेल्स विद अंजलि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मिर्जापुर तो आपने देख लिया होगा, है ना? तो आइए मिलते हैं एक ऐसे अभिनेता से जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, कैट, राजी और महारानी जैसी अनेकों फिल्मों और वेब सीरीज में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन जो भौकाल इन्होंने मिर्जापुर से मचाया है वो तो कमाल है। तो आइए मिलते हैं प्रमोद पाठक सर, जेपी यादव जी से। वेलकम टू टाइमलेस टेल्स विद अंजलि सर। नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। सर आप यूपी से हैं, कानपुर? नहीं, गांव मेरा सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर एक शहर है, छोटा सा शहर है। उसके पास में एक तहसील है लम्भुआ, वहां पे हमारी फैमिली का पैतृक मतलब निवास है। हाँ। पर परिवार बिजनेस क्लास फैमिली थी हमारी, तो बिजनेस के कारण हम लोग कानपुर चले आए थे। तो कानपुर में मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई। 10 साल की उम्र में मैं हॉस्टल चला गया था पढ़ने के लिए नैनीताल में, बिरला विद्या मंदिर। और फिर 12वीं करने के बाद मैं वापस कानपुर आया और ग्रेजुएशन कानपुर से किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मेरी जो शुरुआती जिंदगी है वो कानपुर शहर में भी थी, तो मैं अपने आप को कानपुर वाला ज्यादा मानता हूँ। नैनीताल में जब आप हॉस्टल में रहते थे, वहाँ की लाइफ कैसी थी? मेरी जिंदगी का मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत जो पल थे वो कहीं ना कहीं नैनीताल से ही जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट मैं बहुत कुछ अपने आप को उत्तराखंडी या पहाड़ी ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि आपकी शुरुआती जिंदगी के जो साल होते हैं वो आपकी लाइफ के जिंदगी के सबसे, मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी आप कैसे आगे जिएंगे उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और क्योंकि आप हिमालय में मैं था और नैनीताल बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, और उस समय तो और भी ज्यादा खूबसूरत था क्योंकि ओवर टूरिज्म वाली प्रॉब्लम वहां नहीं शुरू हुई थी तब तक। तो जो नैनीताल से जुड़ी हुई यादें हैं वो बहुत कमाल की हैं, बहुत ही खूबसूरत। और हमारा जो स्कूल था वो पहाड़ी के टॉप पे था और वहां पे सिर्फ हम ही थे, कुछ 750 बच्चे 5वीं से लेके 12वीं तक के। और हम सब हॉस्टल में रहते थे, तो हमको लगता था कि यही दुनिया है, यही पहाड़ है, और हमको लगता था कि इसके आगे और कुछ है ही नहीं। और हम लोग मतलब पूरा दिन सुबह से लेके रात तक स्वच्छंद घूमते थे, कहीं पे भी खुले में कहीं पे भी चले जा रहे हैं, जंगलों में चले जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि बैरिकेडिंग हो जैसा कि शहरों में हो चुका है, अब स्कूलों में भी हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपको बांध के रखा गया है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। तो बहुत स्वच्छंद एक तरह से अपब्रिंगिंग मुझे लगता है रही है। पर हाँ, डिसिप्लिन भी बहुत था वहां पे। सुबह से लेके शाम तक आई थिंक एक एक क्षण की जो थी, एक जरूरत जो थी कि आप कुछ ना कुछ करते रहें। तो वो डिसिप्लिन, आई थिंक टाइम डिसिप्लिन, वो एक तरह से जीवन को जो है और मजबूती से या फिर उसको और गुणवत्ता से जीना, आई थिंक वो मैंने वहीं से सीखा है। क्योंकि हॉस्टल का जीवन आसान बिल्कुल नहीं होता है, और उसके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, उसकी अलग अलग एक तरह से देखा जाए तो
परेशानियां भी होती हैं एक तरह से कहें तो, पर यह है कि आप जीना सीख जाते हैं अगर हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि अकेले ही आपको सब कुछ करना होता है। जितने भी हिल स्टेशन और बड़े हिल स्टेशन के जो स्कूल्स हैं उनका एक अलग चार्म है, और मुझे लगता है कि हर बच्चे को जिंदगी के शुरुआती कुछ सालों में अगर पढ़ाना है तो कुछ साल तो उनको हॉस्टल जरूर भेजना चाहिए। और खास तौर पे जिस तरह का हमारा स्कूल था, बहुत खूबसूरत लोकेशन थी, और हमें बर्फीले पहाड़ सामने दिखाई देते थे हमारे स्कूल से। वो आप लाखों खर्च कर कर भी 2 या 3 दिन ही एंजॉय कर सकते हैं, हमने तो 8 साल एंजॉय किया उसको। सर, आप बचपन से एक्टर बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। पढ़ाई से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरा मन होता था, क्लासरूम में भी बैठे रहते थे तो दिमाग बाहर ही होता था कि कब छुट्टी होगी और कब हम मैदान में होंगे और कब खेलेंगे। तो सुबह से लेकर शाम तक बस इसी का इंतजार होता था कि कब मौका मिले और कब हम फील्ड में उतरें। तो शुरुआती सालों में तो मुझे लगा कि मैं स्पोर्ट्स में ही करियर बनाऊंगा, पर स्पोर्ट्स में करियर इसलिए भी नहीं बन पाया क्योंकि एक तो फैमिली का माहौल ऐसा नहीं था, और मैं फुटबॉल खेलता था स्कूल में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए भी खेला मैं फुटबॉल। तो उस समय तक मुझे लगता था कि मुझे फुटबॉल में ही करियर बनाना है। पर कुछ इंजरीज हुई, कुछ चोटें ऐसी लगी, और ग्रेजुएशन खत्म होते होते मेरी एक एंकल इंजरी थी, तो उसको देख के डॉक्टर साहब ने बोला था कि भाई अब आप रहने ही दीजिए तो अच्छा है। फिर ये हुआ कि अब करेंगे क्या आगे, तो फैमिली बिजनेस था, उसको करने की कोशिश की, 1.5 साल उसमें कुछ मन लगाने की कोशिश की, पर होता है कि आपका मन जिसमें ना हो, और मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि अगर किसी चीज में मन नहीं है तो उसमें मन लगाने की जबरदस्ती कोशिश करना बेकार होता है। और मैंने 1.5 साल बहुत कोशिश की, और मन मुटाव भी हुए परिवार में और सभी के साथ, क्योंकि काम इंजॉय आप कर नहीं रहे हो तो कब तक करोगे। फिर 96 में एक्चुअली फरवरी में मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा अपने जीवन के बारे में। स्पोर्ट्स करियर तो था नहीं और बिजनेस करना नहीं था, तो मैंने अपने परिवार में ये कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ कि आगे मुझे जीवन में क्या करना है। और इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई। मैं कानपुर से ट्रेन पकड़ के दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेके निकला, और मुझे आज तक नहीं पता है कि बम्बई क्यों आया मैं। मेरे एक मित्र थे जो कॉलेज में मेरे साथ थे, और उस समय बम्बई में एक होटल में वो काम कर रहे थे। आज की तारीख में फौज में है, कर्नल सुरेंद्र सिंह। सिर्फ उनका ही एक टेलीफोन नंबर था मेरे पास, और वो कोलाबा में एक होटल था, उसमें अकाउंटेंट थे। और मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मैंने उनको बता तो दिया था कि मैं आ रहा हूँ, पर किस दिन आ रहा हूँ ये नहीं बता पाया था, और एड्रेस मेरे पास था नहीं। तो मुझे बड़ी कॉन्फिडेंटली लगा था कि मैं उनके होटल जाऊंगा और वहां से वो मुझे अपने साथ ले लेंगे। पर सैटरडे था या संडे था, जब मैं रात के 12 साढ़े 12 बजे वीटी स्टेशन, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो चुका है, वहां पे उतरा और मैंने फोन पब्लिक बूथ से लगाना शुरू किया, तो होटल में मुझे पता लगा कि वो तो आज काम पर नहीं है। रात के 12:30 बजे उनकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी थी, वो जा चुके थे। अच्छा, होटल का ही नंबर हाँ, था। नेक्स्ट डे संडे था, उनकी छुट्टी थी, वो आने वाले नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई उनका होम एड्रेस, तो बोले हम ऐसे किसी को बता नहीं सकते क्योंकि आप तो पता नहीं कौन है। मैंने कहा नहीं, मैं उनका दोस्त हूँ, कॉलेज में उनके साथ था, उनको पता है मैं आने वाला हूँ। बोले नहीं, हम ऐसे दे नहीं सकते। पर खैर, किसी ने मेरी बड़ी एक पूरी तरह से अजनबी इंसान ने मुझे अपने घर में उस रात रखा, महालक्ष्मी में कहीं पे। मैं अब भूल चुका हूँ कि कौन सी जगह थी वो। मैं वहां रात में रहा, फिर दूसरे दिन उन्होंने नाश्ता वाश्ता करवा के एक टैक्सी करके मुझे उस एड्रेस पे भेजा। वो अचानक से मिले थे आपको? वो ट्रेन में मिले थे असल में ट्रेन मुझे, और ट्रेन में उनको समझ में आ गया था कि इस लड़के को कुछ पता नहीं है। मैं हार्डली 21 साल का था, और जेब में बहुत पैसे भी नहीं थे, और थोड़ा घबराया हुआ तो था ही कि क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो वो मेरे पीछे पीछे पीसीओ तक चले आए थे, जो पब्लिक बूथ होते थे स्टेशनों पे वहां पे, और उन्होंने मेरी बात सुनी। और मैं जब पलटा तो उन्होंने कहा कि भाई क्या है। मैंने कहा कि मुझे मेरे दोस्त के यहाँ जाना था, पर मेरे पास एड्रेस नहीं है और वो छुट्टी पे है। तो उन्होंने पूछा अभी क्या करोगे, तो मैंने कहा कि
अब होटल ढूंढता हूँ। बोले ऐसा करो कि मेरे साथ आ जाओ। अब मैं घबराया, मैंने कहा कि और बम्बई के बारे में, खासतौर पे सारे बड़े शहरों के बारे में जो एक ओपिनियन होती है कि कुछ भी हो सकता है, लोग कुछ भी करते हैं, ये तो मैं थोड़ा घबराया, बट मेरे पास ऑप्शन था नहीं और मेरे जेब में बहुत कम पैसे थे उस समय। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब देखा जाएगा जो होगा। तो खैर वो लेके गए अपने घर पे, रात में उन्होंने सोने के लिए जगह दी मुझे और सुबह नाश्ता वाश्ता करवा के एक टैक्सी की और उन्होंने बोला कि भाई ये जगह है, आप चले जाओ वहां पे, ये टैक्सी वाला छोड़ देगा आपको, फिर आप अपने दोस्त से मिल लेना। तो मैं दोस्त के यहाँ गया और सैडली उस दिन भी वो अपने घर पे नहीं पहुंचा था। वो संडे का दिन था, वो कहीं और था बाहर। तो मैं सुबह से लेके शाम तक उसके फ्लैट के सामने, जिसमें 6-7 लोग साथ में रहते थे, एक 1 रूम किचन टाइप की जगह थी, उसके सामने केरला के कुछ यंग बच्चे नौकरी करने वाले वो वहां रहते थे। तो मैं 2-3 बार आके पूछ के गया कि भाई ये कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो उन लोगों ने बताया कि भाई ये तो संडे है, कोई भरोसा नहीं, गए होंगे कहीं घूमने फिरने। तो मैं बार बार आता था, बार बार चला जाता था, 3-4 फ्लोर के ऊपर का, और वो सीढ़ियों वाला होता। तो उन्होंने 2-3 बार मुझे सामान के साथ देखा। उन्होंने बोला कि कितनी बार ऊपर नीचे आप चढ़ोगे, आप ऐसा करो यहाँ रेस्ट कर लो और जब शाम को आएंगे तब आप चले जाना उनके साथ। तो मैं बिल्कुल अजनबी एक इंसान ने मुझे रात में अपने घर पे रखा, पता नहीं क्यों। फिर दूसरे दिन सुबह से लेके शाम तक मैं उन लड़कों के रूम पे रहा, सो भी गया। उन्होंने कुछ बढ़िया मलयाली खाना खिलाया मुझे, जो कि पता नहीं क्यों किया उन्होंने ऐसा, पर मैं उनके साथ बैठ के खाना वाना खाया मैंने, फिर सो गया। और फिर शाम को जब मेरा दोस्त आया तब जाके मुझे वहां से एक दिशा मिली कि हाँ अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अपने बारे में। फिर मैंने ये सोचा था कि पहले ही 7 दिनों में मुझे जो भी नौकरी मिलेगी वो मैं कर लूंगा और फिर उसके बाद देखते हैं जीवन कहाँ जाता है। और 6-7 दिनों में मैंने एक मार्केटिंग रिसर्च की नौकरी पकड़ी, जिसमें पूरा दिन घूमना होता था और लोगों के इंटरव्यूज और रिसर्च वर्क वो करना होता था। वो करते करते कुछ महीने बीते। फिर शुरुआती कुछ महीनों में तो मेरे दोस्त ने ही मेरी देखभाल की, मेरा रख रखाव, मेरे जो खर्चे थे वो सब उसने उठाए। और मैंने ये कहा था कि भाई जब कमाने लगूंगा तो फिर आपको पैसे जो भी होंगे, रेंट वेंट ये सब मैं दे दिया करूंगा। तो खैर सिलसिला शुरू हुआ, नौकरी चलने लग गई। शाम को बहुत सारा खाली वक्त होता था, पूरा दिन भाग दौड़ करते थे, पर उस समय बिल्कुल ही यंग था मैं। और जीवन में जब आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं कि आपको कुछ करना है तो आपको थकान लगती ही नहीं है। तो शाम को बहुत सारा वक्त खाली होता था तो सिनेमा देख लेते थे। उस समय सिंगल स्क्रीन्स का जमाना था। हफ्ते 10 दिन में ही उस कोलाबा और चर्च गेट और वीटी के आसपास के जितने भी थिएटर होते थे उसमें मैं सारी फिल्में देख चुका होता था। अब उसके बाद जो बाकी के दिन बचते थे उनमें क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता था। तो कभी कभी मैं फुटबॉल मैचेस देखने चला गया, हॉकी मैचेस देखने चला गया, वो सब करता था। पर फिर भी बहुत सारा वक्त खाली पड़ा होता था। और मेरा जिस जिस रूम में मैं रह रहा था अपने मित्र के साथ, उसमें 3-4 लोग और थे, तो 6-7 लोगों की भीड़ होती थी। तो ये होता था कि सिर्फ सोने के लिए जाओ और फिर सुबह नौकरी पे निकल जाओ। तो मैं अवॉइड करता था कि बहुत पहले पहुंच के करूंगा क्या। तो किसी ने कहा कि नाटक होते हैं, नाटक देखना शुरू करो। तो मैंने कहा कहाँ होते हैं, क्या होते हैं। तो किसी ने थिएटर वगैरह बताया, तो बांद्रा में एंड्रूज थिएटर है, सेंट एंड्रूज। तो वहां पे मैं एक नाटक देखने पहुंचा, बट मेरी किस्मत अच्छी थी या खराब थी पता नहीं, वो फुल हाउस था। ऑल द बेस्ट करके एक नाटक था, नौशील मेहता जी का, मुझे आज तक याद है। फुल हाउस था। तो मैंने कहा अब इतनी दूर से आया हूं मैं, चर्च गेट वीटी से, ऐसे खाली हाथ जाऊंगा कोई मतलब नहीं। तो मैं बैक स्टेज पता नहीं कैसे पहुंच गया और मैंने पूछा कि भाई टिकट कहाँ से मिलेगा। तो वहां पे एक सज्जन थे जिनका नाम था विनोद रंगनाथ जी, जो कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के अभी अध्यक्ष या सेक्रेटरी कुछ तो हैं। तो वो मिले मुझे, मैंने उनको कहा कि मुझे टिकट चाहिए। तो बोले अरे वो तो फुल हाउस है। तो मैंने कहा मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो बोले अब क्या करें, फुल हाउस है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इस नाटक में काम कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा नाटक देखने को मिलेगा तो चलो देखते हैं काम कैसे मिलता है इसमें। और वो आज तक मुझे नहीं पता है कि मैंने क्यों कहा।
क्योंकि मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसा नहीं था। शायद मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इतनी दूर आया हूँ, तो हो सकता है मैं बोलूंगा कि काम ही कर लूंगा आपके साथ, तो शायद देखने दे देंगे। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं होता है कि आप ऐसे ही आ गए और काम करने लगे मेरे साथ, ये प्रोफेशनल ग्रुप है और इसमें लोग सिर्फ काम के लिए मिलते हैं, फिर अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि अब कुछ तो तरीका होगा। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी थिएटर है, वहाँ मेरा एक ग्रुप है, उनके कुछ शोज हैं, वो आप आइए देखिए, अगर अच्छा लगे तो फिर आप सोचिएगा आगे क्या करना है। फिर डायरेक्टर साहब हैं सुनील शानबाग जी, उनसे मिलिएगा, ठीक लगेगा तो फिर वो डिसाइड करेंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह से मैं अगले हफ्ते पृथ्वी थिएटर पहुंचा, वहां पे नाटक देखा। नाटक पंडित सत्यदेव दुबे जी के डायरेक्ट किए हुए कुछ शॉर्ट पीसेस थे, वो देखे और मेरी दुनिया वहां से बदली। सर तो उस समय नाटक के कितने चार्जेस होते थे देखने के, जब आप 97 की बात कर रहे हैं? 96 की बात कर रहा हूँ मैं। ये मैं उस समय मेरे ख्याल से 40-50 रुपए होते थे। 40-50 और वो वीकडे था, वीकेंड भी नहीं था। तो 40 रुपए शायद, मुझे जहां तक याद है, वो खर्च किए थे मैंने। तो नाटक देखा और मुझे लगा ये कुछ अलग ही जादू है, कुछ अलग हो रहा है। मैं सिनेमा ही देखा था स्कूल में, और कानपुर वगैरह में नाटक वगैरह का उतना कल्चर था नहीं, और मैं स्पोर्ट्स वाला था, तो मेरा एनीवेज किसी भी तरह का कोई झुकाव था नहीं उस तरफ। और जब मैं देख के वो नाटक निकला बाहर, तो मुझे लगा कि यार मुझे किसी ना किसी तरीके से इससे जुड़ना है, ये कुछ मजेदार चीज है। फिर मैं मिला डायरेक्टर साहब को, सुनील शानबाग जी को, तो हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने जो जो था वो बता दिया। तो वो मैंने कहा कि मुझे शौकिया करना है ये सब। तो बोले ऐसे कैसे चलेगा, आप नौकरी करते हो, हम लोग इसको पार्ट टाइम करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इसमें करियर है, आप कैसे करोगे ये वो। मैंने कहा कि आप बैठने दीजिए, मुझे आके देखने दीजिए, और फिर देखिए आप, मैं किसी लायक हूं तो आप अपने साथ एसोसिएट करवाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, रिहर्सल देखने आ जाओ। जैसा कि अक्सर होता है कि बुलाएंगे, कुछ दिन बैठाएंगे, अगर इसका इंटरेस्ट होगा तो रुकेगा, नहीं तो फिर चला जाएगा। पर मैं वो उन रिहर्सल्स में गया तो मैं फिर कभी थिएटर से बाहर निकला नहीं। और मैं आज भी यहाँ बैठा हूँ तो थिएटर की वजह से ही बैठा हूँ। तो ये कुछ भी डिसाइडेड था नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सब यहाँ मुंबई आने के बाद लेके जहाँ गई वहां चले गए। जी थिएटर के बारे में तो आपको मुंबई आने के बाद से पता चला कि हाँ, मतलब नाम की भी कोई नाटक वगैरह होते हैं ये पता था, बट इस तरह से होते हैं मुझे नहीं पता था। तो और उसका हिस्सा बन पाएंगे वो भी नहीं पता था। वो तो उससे तो कुछ लेना देना ही था ही नहीं, सोचा ही नहीं था उसके बारे में। सर आपने थिएटर तो इतना किया हुआ है जी, फिर आप फिल्म और सीरीज में आ गए। हाँ, अभी भी आप थिएटर करते हैं? बिल्कुल। तो वो जो थिएटर का एक प्रभाव होता है फिल्मों में, वो किस तरीके से आप उसका यूटिलाइज जिस तरीके से होता है, एक थिएटर आर्टिस्ट फिल्मों में अपने आप को एज एन एक्टर जो होता है, एज अ क्राफ्ट, एज अ डिसिप्लिन, आई थिंक बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पे भी आपको किरदार करने हैं, यहाँ पे भी आपको किरदार करने हैं, वहां पे भी भावों के साथ आपको दर्शकों के सामने करना है, यहाँ पे भी भावों को पिरोना है और कैमरे के सामने उसको पेश करना है। तो उस मामले में बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। थिएटर का फायदा मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुझे लगता है स्क्रीन में हुआ, और खासतौर पे दोनों मीडियम बहुत डिफरेंट है, उसमें एडजस्ट करने में भी बहुत टाइम लगा मुझे, एक्चुअली बहुत सारे साल लगे, क्योंकि आप वहां दर्शकों के लिए परफॉर्म करते हैं, यहाँ आपको कैमरे के लिए परफॉर्म करना है। दर्शक हो सकता है बहुत दूरी में हो आपसे, कैमरा हो सकता है आपके बहुत पास हो। तो आप जैसे थिएटर में थोड़ा बड़ा परफॉर्म करते हैं, आपके बॉडी जेस्चर्स भी बड़े होते हैं, आपकी जो प्रोजेक्शन है आवाज की, कि आपको थिएटर के अंदर लास्ट रो में बैठे हुए दर्शक तक भी पहुंचना है आपको। तो उसके लिए आपको पूरे शरीर को एज अ टूल यूज करना होता है, और अपने आखिरी दर्शक तक पहुंचना होता है। जबकि कैमरे में हो सकता है कभी कभी सिर्फ आपका चेहरा ही दर्शक देख पा रहा है, देखने वाला देख पा रहा है, और कभी कभी अगर बहुत दूर है कैमरा तो पूरे शरीर में क्या हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीडियम में सिर्फ इतना बदलाव था, बट थिएटर ने मुझे बहुत कुछ भाव और ईमानदारी से कोशिश करना, अच्छा बुरे में मैं कभी
फंसा नहीं। थिएटर ने एटलीस्ट मुझे ये सिखा दिया कि कोशिश करो, ईमानदारी से करो, और फिर दर्शकों पर छोड़ दो, उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तो मैं आज भी अगर कैमरे पे कोई काम कर रहा होता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चीज की फिक्र होती है कि मैं ईमानदारी से कर रहा हूं कि नहीं, या जो मुझसे कहा गया है करने के लिए मैं उसको फील कर पा रहा हूं कि नहीं, या फिर जो मुझसे कहा गया है करने के लिए मैं वो कर पा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली कैमरा जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम है, तो डायरेक्टर का जो विजन है, राइटर का जो विजन है, एक्टर की जिम्मेदारी है उसको वो कैमरे पे पेश करे। तो मुझे लगता है कि थिएटर डिसिप्लिन में रियाज हुआ, थोड़ा सा ट्वीक करके, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके वही वाली एक्टिंग यहाँ पे भी कर रहे हैं, बट वो मीडियम थोड़ा सा बदल गया है बस। पर थिएटर ने डेफिनेटली बहुत मुझे मदद की है, क्योंकि एक रिहर्सल्स की आदत, रिपीटिशन की आदत, बार बार किसी चीज को बार बार करते रहने से आप कई चीजें डिस्कवर करते हो। हाँ। और थिएटर में वो मौका होता है रिहर्सल, और वहां पे आपके को एक्टर्स एक्चुअली आपके सामने होते हैं। सिनेमा या वेब सीरीज या टेलीविजन करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टर सामने है ही नहीं, कैमरा है और कैमरे के अगल बगल या कभी कभी कैमरे में देख के आपको परफॉर्म करना होता है। वो माइनर एडजस्टमेंट करना पड़ा मीडियम के लिए। पर मुझे लगता है कि को एक्टर के साथ गिव एंड टेक, एक्शन रिएक्शन, वो बहुत कुछ थिएटर की वजह से इम्प्रूव हुआ, वहां पे सीखा, और वो यहाँ आके मैंने कोशिश की जो सीखा था वो यहाँ पे करें। बस माइनर एडजस्टमेंट यही था कि कैमरे के लिए कब परफॉर्म कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, और कब आप थिएटर के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक आपने जितने भी कैरेक्टर किए हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर जो है वो राजनीति से रिलेटेड रहे, मैक्सिमम। हाँ। तो आपके अंदर इनबिल्ड है राजनीति, या डायरेक्टर या राइटर को पता होता है कि इस इंसान को राजनीति के बारे में बहुत नॉलेज है तो इसी को कास्ट करो? एक्टर तो आप कमाल के हैं ही, या फिर कैसे रहता है कि आप मैक्सिमम कैरेक्टर जो है वो किसी में चीफ मिनिस्टर है, किसी में कुछ है? तो नहीं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो शायद डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को या फिर राइटर्स को मेरे अंदर वो राजनेता दिखता होगा शायद। क्योंकि कई जगह तो मुझे रोल जो ऑफर हुए वो ना तो डायरेक्टर मुझसे मिले थे ना ही राइटर मुझसे मिले थे, बट उन्होंने मुझे एज अ पॉलिटिशियन, तो शायद मैं जिस तरह से दिखता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी जिस तरह की है, वो शायद मुझमें नेता देखते हैं। और कई जगह मुझे पुलिस वाले की तरह देखते हैं, उनको लगता है कि ये प्रशासनिक अधिकारी है, ये ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है। तो मुझे ज्यादातर रोल्स वही वाले ऑफर हुए, पर एक्टर के साथ सबसे बड़ी, और मुझे बहुत सारे गुंडों के रोल भी पता नहीं क्यों होते हैं। तो बहुत कुछ, आई थिंक वो स्टीरियोटाइपिकल सिलेक्शन भी होता है, लोगों के दिमाग में एक इमेज होती है। और अगर रोल अच्छा है तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, और अगर मुझे रोल अच्छा नहीं लगता है तो मैं वो नहीं करता हूँ। पर मुझे डेफिनेटली नेता या पुलिस अफसर या ब्यूरोक्रेट इस तरह के रोल ज्यादा ऑफर होते हैं। वो शायद मैं जिस तरह से दिखता हूँ, जो मेरी कद काठी है, पर्सनालिटी है, शायद उसकी वजह से होगा। बट अदरवाइज राजनीति से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं। हालांकि मैं यूपी से हूँ हालांकि मैं यूपी से हूँ और ऐसे शहर से हूँ जहाँ घर घर में राजनीति नेता होते हैं, पर मेरा कभी रहा नहीं राजनीति से लेना देना। और लेकिन सर आपने जितने भी कैरेक्टर प्ले किए हैं ना, वो मैक्सिमम राजनीति वाला है, तो अभी इतना सारा आपने कहीं ना कहीं से तो कुछ सीखा ही होगा राजनीति से। क्योंकि बचपन से ही देखते आए, बचपन से ही आप अपने घर बाहर, स्कूल कॉलेजेस में छात्र नेताओं को देखते रहे। हमारे घर में ऐसे ऐसे लोग थे जो नेतागिरी ही करते थे। मैं यूपी के जो मिनिस्टर्स थे उनसे भी मुलाकातें होती रहती थी। तो परिवार और आसपास का बहुत माहौल वैसा भी था, और वो आपके कहीं ना कहीं जहन में रह जाती है बात, और वो कहीं ना कहीं आप जब एक्टिंग करते हो तो निकलता है। तो मुझे लगता है कि वो माहौल की वजह से मुझे बहुत मुश्किल नहीं हुई, और यूपी में तो पैदा ही होता है इंसान पॉलिटिक्स लेके। लेकिन सर नेक्स्ट मेरा यही रहेगा कि
राजनीति में जाने में कोई दिलचस्पी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्क्रीन इमेज और रियल उसमें बहुत फर्क है कि जो जिसकी करनी है उसको वही करना चाहिए, और जो मेरा काम नहीं है मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा। और पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि बहुत आसान चीज है, नहीं, बिल्कुल। और जिस तरह से हम पोर्ट्रे करते हैं राजनीतिज्ञों को स्क्रीन पे, वो ड्रामेटिक ज्यादा होता है, रियल मुझे लगता है उतना नहीं होता है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह के राजनीतिज्ञ मैंने प्ले किए हैं स्क्रीन पे सारे के सारे नेता वैसे ही होते हैं, हालांकि कुछ होते होंगे, पर बहुत पढ़े लिखे नेता भी हैं हमारे यहाँ, और बहुत क्वालिफाइड लोग हैं। ऐसे ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं जिन्होंने मतलब जो कमाल के ओरेटर थे, स्पीकर्स थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान ज्ञानी लोग थे, कवि थे, और साइंटिस्ट्स भी रहे हैं लोग। तो राजनीति में मुझे लगता है वो जाए जो समाज के लिए कुछ कर सके और देश के लिए कुछ कर सके, और अपने आसपास के जो परिप्रेक्ष्य है, जो जो जीवन है लोगों का, उसमें सुधार कर सके। ऐसा नेता हो जो लोगों के जीवन में कुछ तो बदलाव ला सके। सिर्फ अपनी जेबें भरना और करप्शन करना, वो वाला राजनेता में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, पर मैं दूर से नेताओं को देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग हैं जो जिम्मेदारी लेके अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। सर, आ जाते हैं थोड़ा जेपी बाबू से। हाँ, अच्छा, जेपी बाबू, जेपी यादव। हाँ, मैं अभी प्रमोद पाठक मतलब जेपी बाबू इतना फेमस कैरेक्टर हो चुका है। सबसे पहले तो जेपी बाबू का कैरेक्टर जब आपको मिला, तो उस कैरेक्टर को कहाँ से, एक ऑब्जर्वेशन होती है ना कि ये कैरेक्टर है, एक तैयारी होती है किसी कैरेक्टर की। उस कैरेक्टर की तैयारी आपने किस तरीके से करी कि इतना फेमस हो गया? कुछ तो आपने अपना इनपुट डाला होगा। मैं जेपी के बारे में थोड़ा पहले ये बता दूं कि जेपी यादव का कैरेक्टर के लिए मैंने जब टेस्ट किया था कास्टिंग पे, अनमोल आहूजा और अभिषेक बनर्जी जब कर रहे थे इसकी कास्टिंग, मैं भूल गया था इसका टेस्ट करके। कुछ 4-5-6 महीने शायद बीत गए होंगे, मुझे याद भी नहीं था। पर मुझे ये बताया गया था कि मिर्जापुर नाम का कुछ एक शो बन रहा है, और उस समय बिल्कुल नया नया था मीडियम प्लेटफॉर्म जो है, ओटीटी स्पेस जो है बिल्कुल इंडिया में नया नया शुरू ही हुआ था। नेटफ्लिक्स काफी कुछ जोरों पर आ गया था, बट अमेजोन प्राइम वीडियो करके भी एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा बहुत पता नहीं था लोगों को। और उसके लिए कोई एक ऐसा शो बन रहा है ऐसा मुझे बताया गया था, बट मैं वो टेस्ट करके भूल गया था। पॉलिटिशियन का कैरेक्टर ही ये बताया गया था मुझे, और मैंने टेस्ट भी शायद कोई सीन किया था, पर मैं वो करने के बाद भूल गया। और मुझे कुछ 6-7 महीने के बाद शायद एक फोन आया कि सर वो कैरेक्टर आप कर रहे हैं। मैंने कहा कौन सा कैरेक्टर? बोले वो जेपी यादव का आपने टेस्ट किया था। मैंने कहा भाई मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि उस जमाने में हम बहुत टेस्ट करते थे, यहाँ पे भी गए वहां पे भी गए, जो बोलता था हम करते थे, और मैं भूल गया था और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि क्या है ये। मैंने कहा कि भाई मुझे बता दो, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ। तो बोले सर वो आपको डायरेक्टर साहब बता देंगे। गुरमीत सिंह और करण अंशुमन उस समय शो पे थे, फर्स्ट सीजन की बात है। तो मुझे बहुत आइडिया नहीं था, तो मैं ये तो डेफिनेटली कहूंगा कि मैं बहुत क्लूलेस था जब मैं शूटिंग करने गया था, कि मुझे पता नहीं था कि इस कैरेक्टर को कैसे करवाना चाहते हैं। हाँ, सीन्स मिल गए थे, थोड़ा बहुत कहानी भी बता दी गई थी, पर मैं बिल्कुल कंफ्यूजन में था कि इस कैरेक्टर को कैसे कहाँ पे प्लेस करना है, इसको कैसे करना है। पर मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि फर्स्ट डे ही करण और गुरु जो है, जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने काफी प्यार से मुझे हैंडल किया और मुझे वक्त दिया। बोले कि सर ये ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, अब आपके पास पूरी फ्रीडम है, फर्स्ट डे शूट है, आप कोशिश करो, आपको क्या लगता है कि ये कैरेक्टर कैसे प्ले आउट होना चाहिए। क्योंकि पहले दिन ही जो फर्स्ट सीन मैंने किया था उसमें गाली गलौज वो था, तो और मैं कहीं ना कहीं वाकिफ था इस तरह के कैरेक्टर से। यूपी के ऐसे नेताओं से, छात्र नेताओं से मेरी मुलाकात हुई थी जो ऐसे बात करते थे खुल के, स्वच्छंद जो। तो मैंने कहा कि पहली बार ऐसा कैरेक्टर एक स्क्रीन पे करने के लिए मिल रहा है जिसको इतनी फ्रीडम मिली हुई है, स्वच्छंदता है कि आप करो इसको। और उसमें कहीं ना कहीं लोग गालियों को, गाली गलौज को थोड़ा मॉरली लेते हैं कि नहीं बोलना चाहिए स्क्रीन पे, पर मैंने कहा कि अरे मुझे कोई मौका दे रहा है और मैं डेफिनेटली उसको इस तरह से प्ले कर सकता हूँ जैसे मैंने लोग देखे। तो
तो वो फर्स्ट सीन था जो काफी लिबरेटिंग था मेरे लिए, जिसमें मैं खुल के गाली भी दे रहा हूँ, चिल्ला भी रहा हूँ, डांट भी रहा हूँ लोगों को। फोन पे वो पंकज के कैरेक्टर को, मैं कालीन भैया को डांट रहा हूँ। वो किया और डायरेक्टर्स को मैंने देखा तो डायरेक्टर्स ने बोला कि यार ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि वो भी उस समय तक सोच रहे थे कि भाई एक्टर आएगा, फिर देखेंगे, डिसाइड करेंगे, फिर सोचेंगे। बट जब वो सीन किया मैंने, तो दे वो सेइंग हाँ ये मुझे लग रहा है कि ये राइट जोन में जा रहा है। उसके बाद तुरंत वो जरीना के साथ भी सीन होना था, जो कि अगेन बहुत ही लिबरेटिंग था। आप रियल लाइफ में ऐसी चीजें नहीं करते हो, बट स्क्रीन पे आपको वो एक फ्रीडम मिली हुई थी। एंड अनंशा इज अ फैंटास्टिक एक्टर, वो बहुत ही सरेंडर करने वाली एक्ट्रेस है। उसने भी इतना ज्यादा सरेंडर करके वो सीन किया कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कि थोड़े ऑकवर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है, फिजिकलिटी है, वो प्रॉब्लम नहीं आई। तो बड़ी अच्छी बात ये हुई कि पहले ही दिन जो मैंने सीन्स किए वो इस तरह के सीन थे जो काफी चैलेंजिंग थे, बट लिबरेटिंग भी थे एट द सेम टाइम। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे डायरेक्टर्स ने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, और उन्होंने कहा कि आप करो, अगर हमको नहीं समझ में आएगा तो हम बोलेंगे कि ठीक है, इसको इस तरह से ट्राई करेंगे। बट आई थिंक जो भी मैंने किया उनको लगा कि हाँ ये जेपी यादव है, तो वो चीजें होती गई। फिर वो आम का एक सीन था फर्स्ट सीजन में, आम खाने का, वो हमने किया। थर्ड सीन था शायद उसी दिन, फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे ही इतना हैवी डे था मेरे लिए शूटिंग पे कि मुझे डर लगा था कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पर उसका फायदा ये हुआ कि मैं पहले दिन से ही काफी अच्छे से वार्म अप हो गया, और फिर वो आई थिंक जेपी अपनी राह बनाते गए, और कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर बन गया। और बिल्कुल कतई नहीं सोचा था मैंने कि जेपी इतना पॉपुलर कैरेक्टर हो जाएगा। जब कर रहे थे तो लग रहा था कि हाँ ठीक है, पर इतना ज्यादा फेमस होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। मीम्स भी काफी बने। हाँ, मीम्स बने जो कई लोगों को बहुत बुरे भी लगते हैं, पर बट ठीक है। पर चलिए, आपने बोला कि आपके को एक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना? यस। पर मैम को कितनी प्रॉब्लम थी? मैम को प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत हंसती है मेरे ऊपर, क्योंकि वो बोलती है कि वो बहुत, मतलब उनके लिए ये अल्टीमेटली सबको पता है कि ये स्क्रीन एक्टिंग है, ये ऐसा कुछ हो सच में नहीं होता है। पर वो पता नहीं क्यों उनको बहुत हंसी आती है कि क्या मतलब क्या है, ये मजाक है। तो आई थिंक उनके लिए कॉमेडी शो है मेरे जेपी यादव। और जेपी यादव है भी वैसा कैरेक्टर जो लोगों को गुदगुदाता ज्यादा है आई थिंक, और मतलब नेगेटिव कैरेक्टर होते हुए भी उसके बड़े इंटरेस्टिंग से शेड्स हैं। और वो जो रिलेशनशिप है जरीना के साथ, वो बड़ी स्ट्रेंज सी रिलेशनशिप है आई थिंक, जो बहुत कुछ उसका फिनिकी पना, क्वर्कीनेस लेके आती है। तो जितनी सारी जेपी यादव पे मीम्स बने हैं, इस मीम से आपके ऊपर कुछ, आपके जो प्रमोद पाठक है, इसका कुछ फायदा हुआ? होता है वायरल जब चीजें, फायदा या नुकसान तो मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली ये है कि एक आइडेंटिटी तो लोगों में बन गई है कि जेपी 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 करते हैं। पर अब गूगल आ जाने की वजह से वो नाम भी तुरंत फिगर आउट कर लेते हैं कि एक्टर का क्या नाम है। तो अब शुरू में सब जेपी जेपी करते थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और शोज भी आए हैं और कैरेक्टर्स भी मैंने किए हैं जो कि लोगों ने देखे हैं। तो अब वो नाम से बुलाने लगे हैं मुझे कि प्रमोद जी, प्रमोद जी। तो जेपी अब कम हुआ है, प्रमोद ज्यादा हुआ है, जो कि काफी अच्छी एक मुझे बात लगी कि लोग बड़े, मैं डरा हुआ था कि जिस तरह का कैरेक्टर मैंने किया है जेपी का, ठीक है, और जिस तरह के मीम बन रहे हैं और जिस तरह के सोशल नेटवर्क पे जिस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं, जिस तरह की बातें कही जाती हैं, हालांकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल नेटवर्क पे, पर मुझे पता था कि अजीब अजीब बातें होती हैं। पर जब सामने से लोग मिलते हैं, और स्पेशली जो पसंद करते हैं लोग, वो जब मिलते हैं तो इतनी इज्जत करते हैं कि उनको पता है कि हाँ एक स्क्रीन इमेज डिफरेंट है और ये इंसान डिफरेंट है, और बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि जेपी जो है थोड़ा सा घटिया कैरेक्टर है। उन्होंने बड़ी प्यार से बातें की और बड़ी इज्जत देके मुझे बात की कि सर जिस तरह से आप करते हो
जेपी का कैरेक्टर और जिस तरह से आप मिलते हो लोगों से रियल जिंदगी में, बहुत फर्क है, दो अलग इंसान है। तो बहुत फायदा हुआ है एक तरह से देखा जाए, एक 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 एक्सपोजर मिला है, एक रीच लोगों तक पहुंची है, लोग जानने पहचानने लगे हैं। पर इज्जत भी काफी उसकी वजह से मिली है। मैं डरा हुआ था कि कहीं ये लोग हाँ। फूहड़ मजाक ना उड़ाएं, मजे ना करें। कभी कभी होता है, बट वो भी मेरे ख्याल से उनका प्यार है, कुछ मलिशियस नहीं होता। मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ घटियापन करना हाँ। चाहते हैं या कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इज्जत बहुत करते हैं। आपकी ऑडियंस थोड़ी समझदार हो चुकी है, उनको पता है जी जी जी। वो। तो जब आप किसी भी कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उसकी प्रेरणा कहाँ से लेते हैं? कोई भी कैरेक्टर हो, लीव जेपी यादव। नहीं, प्रेरणा शब्द तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि भारी शब्द है। प्रेरणा आप अगर किसी कैरेक्टर के लेने की बात, तो अगर आप गांधी प्ले करें, मंडेला प्ले करें, ध्यानचंद प्ले करें, तब तो प्रेरणा वाली बात समझ में आती है। बट जेपी का कैरेक्टर लेने के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि मेरे लिए इंस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मुझे अगर ये पता लग जाए कि डायरेक्टर का विजन क्या है, डायरेक्टर ने इस कैरेक्टर को किस तरह से देखा है, सोचा है, राइटर ने लिखते वक्त क्या सोचा होगा इसके बारे में, किस तरह की इस किरदार की दुनिया है और वो कर क्या रहा है कहानी में, स्क्रीन प्ले में, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक हाईवे होता है कि जिसपे मैं चल सकूं। और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि मैं पूरी की पूरी जो सीजन है वो पढूं या फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लूं, उसमें देखूं कि इस दुनिया में ये किरदार कहाँ पे है और क्या कर रहा है। जब वो समझ में आ जाता है तब थोड़ी चीजें क्लियर होना शुरू होती हैं। फिर बाकी की चीजें, उसका उठना बैठना, वेशभूषा, वो सारी चीजें तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं फिल्म मेकिंग की, वो सारे लोग डिसाइड करते हैं। पर कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये किरदार कैसे और कहाँ जाएगा। तो वो बहुत एक तरह से एक लाइट हाउस होता है मेरे लिए, जो मुझे इंगित करता है कि हाँ, इस तरह से चलना है और यहाँ जाना है। पढ़ना, अगर कोई रियल लाइफ कैरेक्टर है तो उसकी हिस्ट्री, वो कहाँ के थे, क्या करते थे, कैसे जिए, क्या किया उन्होंने, वो सारे जितने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं पता कर सकूं वो कोशिश करता हूँ, रिसर्च जिसको आप कहते हैं। और उसको करने के बाद उस किरदार को अपने अंदर ढूंढता हूँ कि हाँ, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इतनी सारी न्यूज या इतना सारी मटेरियल मैंने अप्रोच किया, अब इस सब के साथ में डायरेक्टर के विजन और राइटर के विजन के साथ में मैं अपने अंदर ये किरदार कहाँ पाता हूँ, फिर उसको ढूंढने की कोशिश होती है। फिर वो प्रोसेस चलती है और होपफुली कोशिश ये होती है कि शूटिंग के पहले पहले वो किरदार मिल जाए, फिर वो आसान हो जाता है। अगर एक बार वो किरदार मिल गया तो आसान हो जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, फिर आप डिसअपॉइंट भी होते हो, पर आप बताते नहीं है किसी को कि नहीं मिला था। आप एज अ प्रोफेशनल कोशिश करते हो टू योर बेस्ट एबिलिटी कि आप अपना क्राफ्ट यूज करके किसी तरह एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो बना दो उसको, भले ही बहुत अच्छा ना बना पाओ, पर प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश होती है। पर कभी कभी अगर आपको किरदार मिल गया है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये कुछ जादू है जो हो रहा है। और वो कैरेक्टर चाहे मिश्रा जी का हो, महारानी का, या जेपी का कैरेक्टर हो, या फिर राजी में मैंने एक कैरेक्टर किया था काउंसलेट जनरल का, कैट भी किया मैंने। कुछ कुछ कैरेक्टर्स में आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये मैं कहीं ना कहीं पकड़ पा रहा हूँ, और फिर वो आसान भी हो जाता है और उसको करने में भी मजा आता है। कभी कभी ऐसे किरदार मिलते हैं जो आप शूटिंग के आखिरी दिन तक या नाटक के आखिरी शो तक आप स्ट्रगल करते रहते हैं, आपको पता है आप कर तो रहे हैं, बट वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ईमानदारी से पता है कि ये नहीं मिला है कैरेक्टर, बट लोग फिर भी पसंद करते हैं। तो वो लोगों का बड़प्पन है, दर्शकों का बड़प्पन है कि वो तब भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि ऑडियंस बहुत ज्यादा टॉलरेंट होती है, वो अक्सर एंजॉय करना चाहती है आपकी परफॉर्मेंस को। एज एन एक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप कितनी ईमानदारी से उसको कर पाए। और मैं फेलियर अपना एक्सेप्ट भी करता हूँ जब कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं हुआ,
और वो मुझे लगता है बहुत जरूरी है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी एक्टर के लिए कि वो मानना कि हाँ ये मैं जिस तरह से सोच रहा था ये उस तरह से नहीं हो पाया। सर आपको घूमना पसंद है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपने वर्ल्ड टूर किया है? हाँ मतलब कोशिश की है कि जितना ज्यादा हो सके घूमे। पर आप 3-4 महीने बाहर थे। नहीं, मैं 2005 से 2008 का 3-4 ये एक साल। वक्फा, हाँ ये एक वक्फा ऐसा आया था जब एक ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन था मर्चेंट्स ऑफ बॉलीवुड के नाम से, जो कि स्कॉटिश डायरेक्टर थे जिसके टोबी गॉफ, उसके शोज मैंने कुछ 600 के लगभग शोज किए थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, फिर यूरोप में बहुत लगभग 15 से 20 कंट्रीज में हमने यूरोप में किया था। तो कुछ 3 साल में उस शो के साथ था, फिर मैं थक गया। मैंने कहा कि अब काम करते हुए तो नहीं घूमूंगा। फिर मैंने उस दिन से सोचा था कि अगर घूमना है तो पैसे कमाऊंगा और फिर अपनी मर्जी से घूमूंगा। सर उधर का एक्सपीरियंस कैसा था? आप इधर से गए, आपकी इंग्लिश आज मेरी अंग्रेजी हमेशा से बहुत खराब रही है। मैं हॉस्टल में पढ़ा, अंग्रेजी थोड़ी बहुत वहां पे सिखाई जाती थी, पढ़ाई भी जाती थी, मीडियम इंग्लिश ही था, पर अंग्रेजी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिर पता नहीं क्यों थिएटर जब करने लगा तो कुछ डायरेक्टर्स ने, खासतौर पे जिसमें रामू रामनाथन जी भी थे, आपके जॉय फर्नांडिस हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वासार पदमसी, इन 3-4 डायरेक्टर्स ने पता नहीं क्यों मुझे अपने अंग्रेजी नाटकों में लिया, और कई कई बार लिया। और जो भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक अंग्रेजी में समझ पाता हूँ, बोल पाता हूँ, वो इन्हीं डायरेक्टर्स की देन है। और ये सारी की सारी कल्टीवेटेड है, मेरी पढ़ाई के बाद ही ये मैंने किया है, ये पहले से नहीं था। तो और फिर आप बम्बई जैसे शहर में रहते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन की भाषा जो है, बातचीत जो है, आजकल ज्यादातर अंग्रेजी में ही करने लगे हैं लोग, तो बोलते बोलते वो भी ठीक ठाक हो ही जाती है। पर ये जो शो मैंने किया 3 साल, वो भी अंग्रेजी में ही था, उसकी वजह से भी अंग्रेजी बहुत सुधरी। और क्योंकि आप दुनिया के 25-30 देशों में परफॉर्म करते हो, हर जगह अंग्रेजी अलग ढंग से बोली जाती है, की जाती है, उसकी वजह से भी अंग्रेजी थोड़ी बहुत बदलती रही लोगों के बातचीत के हिसाब से। तो आई थिंक अंग्रेजी एक कम्युनिकेशन वाला मीडियम तो बना मेरे लिए, पर मैं आज भी ये नहीं कर सकता कि मैं शेक्सपियरियन प्ले कर सकता हूँ। वो वाली अंग्रेजी में हाथ मेरा आज भी बहुत तंग है। सर आप जापान भी गए थे? हाँ, अभी गया था पिछले साल। जापान का एक्सपीरियंस कैसा था? जापान मेरा घूमने का सबसे अच्छी बात ये है, और खासतौर पे मेरी वाइफ जो है ऋचा, उनका भी घूमने का ये है कि हम लोग टूरिस्टी चीजें कर लेते हैं, बट वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है हमारे लिए। ये इम्पोर्टेंट है कि आप जाइए और जितना ज्यादा टहल के, वॉक कर करके आप देश को या शहर को या किसी गांव को देखेंगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बेहतर होगा। तो हम लोग चलते बहुत हैं, तो सुबह 10-11 बजे आराम से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि घूमने आए तो सुबह 5 बजे उठ के चलो निकलना है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग आराम से उठते हैं, 10-11 बजे निकलते हैं, और फिर रात के 9-10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ घूमते रहते हैं। तो सड़कों पे घूमते रहेंगे, कोई अच्छी गार्डन दिख गया वहां चले गए, किसी ने बोल दिया ये पॉइंट अच्छा है तो वहां चले गए। तो हमारा ऐसा फिक्स्ड नहीं होता है कि इस जगह पे जाएंगे तो हम ये करेंगे। हाँ, इक्का दुक्का चीजें पता होती हैं कि ये देखना है और ये करना है, पर बहुत कुछ हम लोग स्कोप रखते हैं स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस के लिए, कि कुछ नया दिख गया वो कर लिया, या कुछ अच्छी खाने की जगह नई दिख गई वहां चले गए, कुछ लोग मिल गए उनके साथ बैठ के बतिया लिए। तो मुझे लगता है कि वो ट्रैवलर के लिए सबसे बड़ी चीज वही होती है कि आपने ट्रैवल को कितना एंजॉय किया। और अगर आपने सब कुछ फिक्स कर लिया कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसी को चेस करते रहे कि सुबह से लेकर शाम तक हमें इतनी चीजें देख लेनी है, इतनी चीजें कर लेनी है, तो फिर वो मजा कम हो जाता है। कई कई बार तो हम लोग घूमने जाते हैं तो पूरा पूरा दिन जहाँ पे हैं वहीं पे पड़े रहते हैं, नहीं माने तो नहीं गए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह के निकले हैं, रात के 11-12 बजे वापस आए घूम घाम के, तो वैसे भी दिन होते हैं। पर हम लोग बहुत रिलैक्स्ड रखते हैं ट्रैवलिंग। ऐसा नहीं है कि हम 3 दिन के लिए निकले हैं तो हमको 3 दिन में ये कर डालना है। अगर 2 चीज भी हो जाती हैं और उसको मजा आता है करने में तो उतना भी करते हैं। अगर हमको कोई चीज पसंद आ जाती है या कोई जगह पसंद आ जाती है तो हम लोग कई बार वहां चले जाते हैं।
कई बार उसको एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना जो एक बार चले गए तो दोबारा उधर नहीं जाना। हाँ नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। अब जैसे जापान हम पिछले साल गए, मेरी वाइफ मुझसे भी पहले एक बार जा चुकी, वो तो 1 महीना कुछ शायद वहां पे रुकी थी। अभी हम लोग फिर से इस साल जाना चाह रहे हैं, जापान ही वापस जाना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ ऐसा नहीं है, अगर अच्छी लग गई जगह तो हम कई बार जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जिस जगह के बारे में सोचा था कि हाँ हम बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ एंजॉय करेंगे उसको, वो गए और उसमें उतना मजा नहीं आया, तो फिर नहीं गए। तो वो ओपन रखते हैं हम लोग उस एक्सपीरियंसेस को, मजा आता है। अभी तक जो भी आपने कैरेक्टर प्ले किया है उसमें सबसे पसंदीदा कैरेक्टर आपके लिए कौन सा है? ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं। मैंने अच्छी बात ये रही है कि मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत चेरिश किए हैं, बहुत एंजॉय किए हैं। वो स्टेज पे भी ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनको बहुत करने में मजा आया मुझे, और कई सालों तक मैंने वो शोज में किए और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को किया। और स्क्रीन पे अक्सर होता यह है कि बाय द टाइम आप अपने कैरेक्टर को समझ जाते हो, स्पेशली शोज वगैरह में, जब तक आप समझते हो, उसको एंजॉय करना शुरू करते हो, आपको पता लगता है कि आपका कैरेक्टर खत्म हो गया। वेब सीरीज या ओटीटी स्पेस की अच्छी बात यह है कि उसका सेकंड सीजन है, थर्ड सीजन है, अगर आपका कैरेक्टर चल रहा है आगे के सीजन्स में भी, तो उसमें स्कोप होता है उसको बार बार एंजॉय करने का और ज्यादा एक्सप्लोर और डिस्कवर करने का। तो मुझे लगता है कि जेपी का कैरेक्टर मैंने बहुत एंजॉय किया है, स्पेशली राइटर्स और डायरेक्टर्स की वजह से। और मिश्रा जी का जो कैरेक्टर है महारानी का, क्योंकि वो बिहार की पृष्ठभूमि भी है, और वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरह से लेखकों ने लिखा है वो, और उसके जो डायलॉग्स हैं वो बड़े खूबसूरती से लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसा शो है महारानी जिसमें मेहनत बहुत की गई है, हर डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है, और जिसका एक प्रोसेस जो है मुझे जो बहुत पसंद आया। और सुभाष कपूर जी जो कि शो क्रिएटर हैं, रनर भी हैं शो के, उनका तरीका ये है कि लेखन पे सबसे ज्यादा वक्त देते हैं, फिर उसके बाद एक्टर्स के साथ सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, उसकी प्रॉपर वर्कशॉपिंग होती है। बाय द टाइम जो पहले 10, 12, 15 एक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि कहानी क्या है, स्क्रीन प्ले क्या है, और किन सीन्स में वो क्या कर रहे हैं, उनकी जर्नी क्या है पूरे सीजन में। ये सारी चीजें वर्कशॉप के दौरान हो जाती हैं, इम्प्रोवाइजेशंस भी होते हैं, एक्सप्लोर भी किया जाता है उस कैरेक्टर को, और कुछ माइन्यूट जो चेंजेस भी करने होते हैं वो उसके लिए भी रेडी रहते हैं। तो आई थिंक वो मेकर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो शो को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। और महारानी का प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि वो सुभाष जी हों या प्रोड्यूसर्स हों या राइटर्स हों, वो एक्टर्स को बहुत सारा वक्त देते हैं अपने कैरेक्टर में ढलने के लिए। उसका वो हर शो में नहीं हो पाता है सैडली, पर मुझे लगता है कि होना चाहिए। अगर कोई इतना एफर्ट कर रहा है तो एक्टर्स को भी उतना मौका देना चाहिए कि वो एक्सप्लोर कर सके अपना कैरेक्टर बिफोर शो रीचिंग द लोकेशन एंड शूटिंग। तो मुझे लगता है कि महारानी में ये एडवांटेज बहुत है, इसलिए जो परफॉर्मेंसेस हैं एक्टर्स की वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी जर्नीड परफॉर्मेंसेस लगती हैं। लगता है कि हाँ ये तैयार कैरेक्टर्स हैं, ये तैयारी करके आए हैं, डिफाइंड होते हैं उनके कैरेक्टर्स, वर्कड आउट होते हैं, उनके मैनरिज्म्स, बिहेवियर, उनकी जो साइकी है वो कहीं ना कहीं आपको दिखने लगती है ऑन स्क्रीन में। हर शो में हर कैरेक्टर के साथ ऐसा होता नहीं होता। पर महारानी भी बहुत पसंद किया जाता है। हाँ नहीं, मेरा वन ऑफ द फेवरेट शोज। जी हाँ। सो आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर किया है या मिर्जापुर हो गया, क्या आप, मेरे हिसाब से तो नहीं, आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे कंटेंट जो समाज में आते हैं कहीं ना कहीं अहिंसा की तरफ ज्यादा बढ़ावा होता है? किस तरीके से आप ये समाज को एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, या कैसा? मेरे ख्याल से खासतौर पे ओटीटी स्पेस हो या सिनेमा हो, सारी जिम्मेदारी फिल्म मेकर्स और राइटर्स और एक्टर्स पे ही क्यों छोड़ दी जाती है कि समाज सुधारक ये बनेंगे। मेरा ये मानना है कि एक मनोरंजन का वो है, मीडियम है ये, लोग
पहली जो उनकी अपेक्षा होती है वो ये होती है कि इसमें मनोरंजन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर वो कंटेंट है, वो एंटरटेन हो रहे हैं, तो एक प्राइमरी जो हमारी जिम्मेदारी है, जो जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो पूरी हो जाती है कि हम एंटरटेन कर रहे हैं। दूसरा ये कि उस कंटेंट से हम क्या कोई मैसेज दे सकते हैं किसी को, या किसी के जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। ऐसा कंटेंट मुझे 95% तो मिलता नहीं है। आज के जमाने में तो बिल्कुल ही खत्म ही है उस तरह का मटेरियल। कुछ एक मटेरियल आ जाता है, जैसे अभी एक श्रीकांत करके एक फिल्म आई है, कुछ बायोपिक्स आ जाती हैं, कुछ स्पोर्ट्स ड्रामास आ जाते हैं जो इंस्पायरिंग होते हैं, जो आपके अंदर एक फायर जगाते हैं कि हाँ यार हम भी कुछ कर सकते हैं। बट ऐसा कंटेंट बहुत कम बनता है। तो आई थिंक एंटरटेनमेंट और मनोरंजन पे ज्यादा फोकस है आज की तारीख में, पर वो गलत नहीं है। मेरा ये मानना है कि भाई मनोरंजन का एक मीडियम है। लोग अपने जीवन की उथल पुथल उठापटक से निकल के जब ओटीटी का कोई प्रोग्राम या शो देखना शुरू करते हैं या सिनेमा हॉल जाके कुछ देखने की कोशिश करते हैं, तो उनका प्राइमरी रीजन होता है सिनेमा हॉल या ओटीटी के शो को देखने का कि भाई इसमें हमको कुछ मनोरंजन मिलेगा कि नहीं। अगर कुछ क्वालिटी कंटेंट है और उससे एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासीपुर देख के लोगों का मनोरंजन हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखती मुझे। जिस तरह के कंटेंट को हम देख रहे हैं उसमें भले ही वायलेंस हो, भले ही वो हो, बट अगर आप रियल वायलेंस देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। स्क्रीन में स्टाइलाइज्ड चीजें होती हैं जिसमें आप देख तो रहे हैं बट उसको मान भी ले रहे हैं कि ये वायलेंस है, बट वो रियल वायलेंस नहीं है, आपको पता होता है। हाँ, बट एक इम्प्रेशनेबल माइंड के लिए इसीलिए सर्टिफिकेशन है, एडल्ट्स यू आर, इसलिए ये सर्टिफिकेशन होता है कि किस एज ग्रुप को देखना है ये वाला प्रोग्राम या ये कंटेंट। और ये चॉइसेस हैं, आप जबरदस्ती तो है नहीं कि आप इसको देखो इसको मत देखो। अब वो चॉइस के बाद आपको डिसाइड करना है कि हाँ मुझे इस प्रोग्राम से क्या मिल रहा है, मेरा प्राइमरी रीजन इस शो को देखने का क्या है, क्या मैं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ये शो देख रहा हूँ। इतनी उम्मीद करना सिनेमा से और अपना ओटीटी स्पेस से कि आपके जीवन में बदलाव ले आएगा, तो मेरा तो सीधा सीधा मानना ये है कि जब आपके पेरेंट्स नहीं बदलाव ला पा रहे हैं आपके जीवन में, वायलेंस तो आपके समाज में है ही है। जब आपका समाज और समाज का दर्पण ही है हमारा सिनेमा या कोई भी आर्ट फॉर्म, कहीं ना कहीं वही चीजें दिखा रहा होता है, हाँ स्टाइलाइज करके, ड्रामेटाइज करके, जिसमें आपको हाइटेंड सारी चीजें दिख रही होती हैं। पर मेरा ये मानना है कि सिनेमा या कोई भी आर्ट फॉर्म जो है दर्पण है, मिरर है समाज का। वो लेखक या डायरेक्टर या एक्टर वही चीजें दिखा रहा होता है, कर रहा होता है जो घट रही होती है। अनलेस एंड अनटिल फैंटेसी ड्रामा हो, साईफाई हो, वो बात अलग है। पर अक्सर जो सिनेमा या कंटेंट बन रहा है कहीं ना कहीं तो रियलिटी समाज के, तो समाज में हो रहा है इसलिए ये चीजें दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें हमने दिखाई इसकी वजह से समाज में ये सब हो रहा है। तो आई थिंक चीजों को रिवर्स करके लोग देखते हैं और ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से, सिनेमा की वजह से ये हो रहा है, पतन हो रहा है, हमारे मॉरल्स गिर रहे हैं। ये जरूरत से ज्यादा आक्षेप लगाना है मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री के ऊपर। सिनेमा का काम या स्क्रीन एंटरटेनमेंट का काम है एंटरटेनमेंट। उसके बाद अगर ये किसी के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव ले आता है वो बहुत बड़ी चीज है और वो ट्रूली आर्ट है। और ऐसे बहुत कम मेकर्स हैं और ऐसे बहुत कम राइटर्स हैं जो अपने काम से समाज में बदलाव ले आते हैं। मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है आज की तारीख में होता हुआ जिसकी वजह से मैं ये कहूं कि ये एक मटेरियल था, लैंडमार्क मटेरियल है, या एक ऐसा फिल्म आई है जिसने बदल के रख दिया है। अब दंगल फिल्म देखने के बाद डेफिनेटली कुछ बदलाव आए होंगे अच्छे से महिलाओं के जीवन में। वो ऐसा सिनेमा 10 साल में एक बार आता है और वो कुछ समय के लिए ही कुछ बदलाव लाता है। उसके बाद तो आपका समाज तय करता है कि अच्छे बदलाव या खराब बदलाव समाज में आएंगे। तो समाज जिम्मेदार है सिनेमा या स्क्रीन के लोगों को बोलना कि इन्होंने बर्बाद कर दिया या इन्होंने जो भटकाव है जीवन में युवाओं के वो ले आए हैं ये,
ये बहुत मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। सर आपको टेनिस खेलना पसंद है? क्योंकि मैं थोड़ा स्पोर्ट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा झुकाव मेरा स्पोर्ट्स की तरफ रहा है। फुटबॉल छूट जाने के बाद मैं क्रिकेट विकेट शौकिया खेलता रहा बीच बीच में, और टेनिस मैं बहुत देखता था टेलीविजन पे, विंबलडन हो या फ्रेंच ओपन हो या यूएस ओपन वगैरह हो, रात रात में जाग जाग के भी मैं देखता था। फिर ये हुआ कि मुझे इसको खेलना भी चाहिए, और मैंने सीखना शुरू किया, 3-4 साल खेला भी, पर वही सैडली मेरी एक पुरानी इंजरी थी पीठ की, जो टेनिस खेलने के दौरान ही बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गई, बढ़ गई, उसकी वजह से तकलीफ बढ़ गई, तो वो टेनिस कुछ सालों से वापस बंद करना पड़ा है। पर हाँ, मुझे बहुत शौक है, खेलने का बहुत शौक है। तो अभी भी थोड़ा बहुत तो खेल? नहीं, अभी बिल्कुल बंद किया हुआ है, क्योंकि वो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। नहीं, पर मैं स्विमिंग करता हूँ, बाकी और सारे स्पोर्ट्स में लगा हुआ हूँ, बट टेनिस क्योंकि काफी हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, और हम जिन हार्ड कोर्ट्स पे खेलते हैं उसमें स्पाइन पे काफी जोर आता है, प्रेशर आता है, इसलिए मुझे थोड़ा उससे बचकर चलना पड़ता है। सर आपके जीवन के ऊपर आपकी बायोग्राफी भी बनी हुई है? नहीं बनी हुई, किसने बोला ये? सब गलत इन्फॉर्मेशन है मुझे। नहीं, मैं समझ गया कि आप किसकी बात कर रही हैं। ये मैं कुछ शौकिया जिसको कहते हैं, मैं बच्चों के साथ कुछ काम करता रहा हूँ पिछले 20-25 सालों से। वो बच्चे जो शेल्टर होम्स वगैरह में रहते हैं, ऑर्फनेजेस वगैरह में रहते हैं, और ऐसे ही एक और जगह होती है ऑब्जर्वेशन होम, जिसको रिमांड होम भी कहा जाता था पहले। ये उस तरह के बच्चे होते हैं जिनका जो कि शायद बचा के कहीं से लाए गए होते हैं, सड़कों पे जो अबेंडेंड मिलते हैं, गुमशुदा बच्चे जो होते हैं वो, और कुछ उस तरह के बच्चे होते हैं जिन्होंने किसी तरह का कोई क्राइम किया होता है, किसी तरह के अपराध में वो शामिल होते हैं। उनको ऐसी सरकारी जगहों पे लाया जाता है, जिनको, जिस पे आपने वो सवाल किया है, वो प्रोजेक्ट वो था जिसका नाम था प्रमोद भाई 23। ये अनुराग कश्यप जी ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जो कि मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बनी थी। आई थिंक 2007 में उसकी शूटिंग हुई थी, और मुंबई कटिंग करके एक प्रोजेक्ट था जिसमें 10-12 डायरेक्टर्स अपनी एक एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे। उसका ये हिस्सा थी प्रमोद भाई 23। और मुंबई कटिंग बनी तो कंप्लीट भी हुई, बट वो कभी रिलीज नहीं हुई। अनुराग कश्यप जी का प्लान था मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो मैंने बच्चों के साथ काम किया था, उसके ऊपर बेस्ड एक फीचर फिल्म बनाने का, और उस समय वो बनाना भी चाह रहे थे, बट जीवन में सबके रास्ते अपने अपने बन जाते हैं। उनके जीवन में भी गैंग्स ऑफ वासीपुर हुई, अगली हुई, ब्लैक फ्राइडे हुई, और वो शायद एक अलग रास्ते पे चले गए और मैं अपने अलग काम पे चला गया, इसलिए वो बनी नहीं फिल्म। पर शॉर्ट फिल्म वो डेफिनेटली बनी, बट वो रिलीज नहीं हुई। तो आई थिंक वो उस बायोपिक से आपका मतलब है, जो कि मैंने उन बच्चों के साथ जो काम किया और जो कहानियां पता लगी मुझे उस दौरान, उन कहानियों के ऊपर वो बेस्ड थी। तो बायोपिक नहीं है वो, मेरे एक्सपीरियंसेस के ऊपर थी, और बहुत छोटा सा एक हिस्सा मेरे जीवन का था वो। अब कहीं ना कहीं चलो बायोपिक से वो हो गया, कनेक्ट हो ही गया। और तो सर हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है, ये सारे गेस्ट से होता है, आपके हिसाब से आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? ये सवाल थोड़ा पेचीदा इसलिए है क्योंकि मैं सपने बहुत देखता हूँ। मैं बचपन से ही सपने देखता आया हूँ, सपनों की वजह से ही यहाँ पे भी पहुंचा हूँ। और सपने मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है इंसान के जीवन में, उसकी यात्रा में सपनों का होना बहुत जरूरी है। पर देश के लिए सपना मैं उतना बड़ा नहीं सोचता हूँ, मैं अपने ही जीवन के सपनों में ही अटका हुआ हूँ आज तक। पर मुझे लगता है कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम बचपन में थे तो हमसे गलतियां हुई, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़ी और गलतियां हुई, उससे सीखे, फिर थोड़े और बड़े हुए, तो अब कम गलतियां करने की कोशिश करते हैं, उनसे सीख के कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा देश भी वैसा ही है।
तो अगर वो भी एक इंसान है तो 47 के बाद बड़ा होना शुरू हुआ है, तो अपनी गलतियों से ही सीख के आगे बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि देश के साथ सब कुछ ठीक हो गया है या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रहेंगी। पर ज़रूरी ये है कि दिन पर दिन देश इम्प्रूव होना चाहिए, बढ़ना चाहिए एक पर्टिकुलर दिशा में, खुशी लोगों में, सुख होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे देश को जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि अ, जो जो एक डिवाइड आया है, डिवाइड से मेरा मतलब ये है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली बात, की किसी के पास है तो बहुत है और किसी के पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये जो खाई है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा काम हमारे देश को करने की जरूरत है, और ये सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिक ही कर सकते हैं। देश के नेताओं पर सब कुछ छोड़ देना या देश के जो अफसरशाही है उस पर सब छोड़ देना उसके लिए काफी नहीं है। ये देश के हर नागरिक को करना पड़ेगा, हर सिटीजन को करना पड़ेगा और लगातार करते रहना पड़ेगा। तो मेरा सपना यह है कि जूझते रहे, मेहनत करते रहें हम, और सपने देखने ना छोड़ें। तो हिंदुस्तान, भारत के मामले में भी यही है कि एक इंसान की तरह ही बस बढ़ता चले, अपनी गलतियों से सीखता चले और बनता रहे, बिगड़ता रहे, थोड़ा फिर बने, थोड़ा फिर बिगड़े, बस यात्रा चलती रहनी चाहिए। यात्रा चलती रहनी चाहिए। और हमें मिल चुका है जवाब, सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। इसी के साथ इस सिलसिले को खत्म करते हैं और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। इतना आपने अच्छा टाइम दिया और अच्छी अच्छी बातें करी, हमने बहुत Thank you। नॉलेजेबल बातें करी एक्चुअली। हाँ। सर की जर्नी के बारे में हमने जाना, किस तरीके से सर थिएटर करते करते फिल्मों की तरफ गए। जिस इंसान को एक्चुअली थिएटर का नहीं पता था वो थिएटर करके यहाँ तक पहुंचा। सो थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। पर जाते जाते आपसे बस यही बोलूंगी कि अगर हमारे चैनल के लिए आप 2 शब्द बोल देते। मैं तो ये कहूंगा कि एक बड़ी अच्छी कोशिश है, और मुझे लगता है कि ये इस तरह का पॉडकास्ट का फायदा ये है कि हमारे जैसे लोग आते हैं और स्क्रीन के अलावा अपनी जो एक ऑडियंस है, अंजलि की जो ऑडियंस है, उनके साथ रूबरू होते हैं और अपनी 2 बातें कहते हैं, सुनते हैं। और माय बेस्ट विशेस, और मुझे लगता है कि और भी लोगों को आना चाहिए, और भी गेस्ट्स को आकर यहाँ पे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान की नई कहानी के साथ, और देखते रहिए टाइमलेस टेल्स विद अंजलि को। धन्यवाद।